आज हम फिजिक्स में देखेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 3, जिसमें हम मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वन थिंग इज दैट कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपने कमेंट देख सकते हैं और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसके लिए जो इक्वेशंस हम यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होती है। व्हाट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? अब तक वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो ग्रेविटेशन के वीडियो से पहले किए जा चुके हैं, उससे बताया गया था कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो होती है जो कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो अर्थ की तरफ, दैट मीन्स नीचे की तरफ आ रही है, उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ एक डाल रही है। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है इट अंडरगोज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? मीन्स एक्सेलरेशन मीन्स होता है वेलोसिटी का बढ़ना, और यूनिफॉर्म होता है एक जैसी, मतलब टाइम के साथ साथ जो उसकी वेलोसिटी है वो एक जैसे तरीके से बढ़ती है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमने मोशन के वीडियो में 3 इक्वेशंस हमने देखी थी, वो इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में क्या चेंजेस आते हैं इन इक्वेशंस में? इक्वेशन यही की यही रहती हैं, बस कुछ माइनर चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि जो a है, a इज द एक्सेलरेशन इन दैट केस, और इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू g। g क्या है? g इज एक्चुअल में द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको g कहा जाता है। सो a, इस इक्वेशन में हम a को g से रिप्लेस कर देंगे, और साथ में जो s है, s इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन दीज इक्वेशंस, उसको हम रिप्लेस करेंगे h से। h इज अ हाइट। जब किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस इज एक्चुअल में क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है हाइट, कि वो कितनी हाइट तक गई। या मैंने किसी बॉल को अगर नीचे से भी ऊपर फेंका है तो वो जिस हाइट तक जाती है, मैक्सिमम हाइट तक, वही उसका डिस्टेंस कवर होता है। सो इन दो चेंजेस को हम इसे इन इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे एंड वी गेट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। व्हाट आर दीज इक्वेशंस? v इज इक्वल टू u, that is u is the initial velocity, plus g into t। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी s की जगह पे h लगाएंगे, सो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बिकम्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 into g into h। Now these are the equation which we apply for the freely falling body। अब in a case of freely falling body के केस में कुछ कहा जाए कि कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, और न्यूमेरिकल जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन मेथड्स को, उन सिंप्लीफिकेशन को हम उसमें अप्लाई करते हैं। व्हाट आर दीज? फर्स्ट कंडीशन है कि अगर बॉल का जो मूवमेंट है या ऑब्जेक्ट है वो, उसका जो मोशन है वो डाउनवर्ड है, मींस बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मोशन है वो डाउनवर्ड है। सो उस केस में फर्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन है वो ये कि जो g की वैल्यू हम लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड कि जब बॉल को ऊपर से फेंका गया है, इसका मतलब है जब बॉल को जैसे ही छोड़ा, इन दैट केस जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है मींस u, वो 0 है, और उसको ऊपर से छोड़ा गया है, दैट मींस इट इज नाउ अंडर द मोशन। वो इस वक्त चल रही है, वो इस वक्त मोशन में है। इसका मतलब है कि v हैज सम वैल्यू। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, उसकी कुछ वैल्यू होगी।
इन सेकंड केस, हम सेकंड केस देखते हैं कि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है, ये मान लीजिए बॉल है, इसको इस वक्त ऊपर थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, इसका मतलब है इसका मोशन है वो क्या है, वो उसका मोशन है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड उसको थ्रो किया गया है। उस केस में हम g की वैल्यू लेंगे नेगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केस में क्योंकि उसको नीचे से फेंका गया है, इसका मतलब है हमने उसे कोई ना कोई एक इनिशियल वेलोसिटी तो दी है जिसकी वजह से वो ऊपर गई है बॉल, सो देयरफॉर u हैज सम वैल्यू, u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इस केस में। लेकिन जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, बॉल हाईएस्ट डिस्टेंस को वो कवर कर लेगी, उस केस में v मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद वो बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी। दीज आर द सिंप्लीफिकेशन। थर्ड सिंप्लीफिकेशन इज दैट कि जितना टाइम बॉल को, ये मान लीजिए मैंने बॉल को ऊपर फेंका और इस बॉल को ऊपर तक जाने में 4 सेकेंड का टाइम लग गया और वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, उसके बाद वो बॉल नीचे आना शुरू होगी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब जब वो नीचे आएगी, दोबारा उसी जगह पर पहुंचेगी वो बॉल, उसको उतना ही 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। इसका मतलब है 4 सेकेंड का टाइम इस बॉल को अपना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगा, उतना ही टाइम इस बॉल को नीचे आने में लगेगा, मींस 4 सेकेंड और लगेंगे। इसका मतलब है टोटल हो गया 4 + 4 8। जो टोटल टाइम है, पहले बॉल को ऊपर फेंका फिर बॉल नीचे आई, वो हो जाएगा 8। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस बॉल को 4 सेकेंड का टाइम लगा। ये मैंने एक एजम्पशन ली है, ये जो 4 लिया है ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से एक नंबर एज्यूम किया है। सो दीज आर द सिंप्लीफिकेशन विच वी हैव मेड फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ सिंप्लीफिकेशन का यूज करते हैं। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड मतलब सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। अब जो जिसने डिस्टेंस कवर किया मतलब h, वो किस हाइट तक चली गई, 19.6 मीटर तक वो पहुंच गई। क्योंकि इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, इसका मतलब है g की वैल्यू हम क्या लेंगे, हम g की वैल्यू लेंगे -9.8। प्लीज नोट द माइनस साइन, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ इसका मोशन है इसलिए हमने इसका माइनस साइन लिया है। -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ दिस। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज u हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर v क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि हम क्या सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं कि अब जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है वो अपवर्ड मोशन की तरफ होती है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो देयरफॉर वी टेक v फाइनल वेलोसिटी एज 0। नाउ सब्स्टिट्यूट द फार्मूला। कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, वी यूज द फार्मूला v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। इस फार्मूला का यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे u की, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। सब्स्टिट्यूट द सारे इसमें जितने डाटा है वो उसको सब्स्टिट्यूट करिए and you will get the answer. v as v is 0, so 0 is equal to u² plus 2gh, u² is equal to minus 2gh. now substitute the value, -2 into g की वैल्यू again -9.8 into h is 19.6 meter. ये माइनस माइनस इट मेक्स प्लस, सो देयरफॉर 2 into 9.8 into 19.6. So answer is 19.6 into 19.6. अब यहां पर u² है, so therefore इसका स्क्वायर रूट लेंगे and we get the answer as 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो यहां से हमने u कैलकुलेट कर लिया। अब जब u कैलकुलेट कर लिया तो अब आते हैं इसके सेकेंड स्टेप पर। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वो हमारी फाइंड आउट हो गई, वो आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। अब हमसे सेकेंड पोर्शन में पूछा जा रहा है कि इस बॉल को अपने हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब
19.6 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड फॉर्मूला पुट करेंगे, वो है v = u + gt। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट द डाटा, v की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हैज वैल्यू 19.6 इनटू g, g की वैल्यू अगेन नेगेटिव है, -9.8 इंटू टी। सो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9.8 इंटू टी = 19.6। सो टी की वैल्यू टाइम आ जाता है 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 2 सेकेंड। सो टाइम टेकन, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है, उस बॉल को अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, अगर किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है और वो अपने हाईएस्ट पॉइंट है उसका 19.6 मीटर, सो 19.6 मीटर मतलब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उस बॉल को 2 सेकंड का वक्त लगेगा। दिस इज द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। इस बॉल को वापस आने में भी 2 सेकंड का टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, दैट 2 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगा, वापस 2 सेकंड उसको नीचे आने में लगा, मतलब 2 + 2 = 4। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि उसको अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, वो लगा 2 सेकंड का वक्त। कम टू द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जब हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, तो उसके मास और वेट में क्या फ़र्क है। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम मास और वेट को एक ही सेंस में लेते हैं, बट अगर फिजिक्स के लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों में डिफरेंस है। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखते हैं सबसे पहले मास। मास का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में जो उसका मटेरियल कंटेंट होता है, मतलब जो उसके अंदर पदार्थ होता है, उसको मास कहा जाता है। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, इसकी एसआई यूनिट है मास की, वो किलोग्राम है। सेकेंड थिंग कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है मीन्स उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। सो व्हाट इज मास, मास इज अ, कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसका पदार्थ कंटेन है, मतलब उसका जो मटेरियल है उसको, उसकी कितनी क्वांटिटी है उसको मास कहा जाता है, और इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका। नाउ कम टू द टर्म वेट। वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी को, मीन्स कि उस बॉडी के ऊपर, ये मान लीजिए कोई बॉल है, उस बॉल के ऊपर जो फोर्स अर्थ, दैट मीन्स जो अर्थ जो फोर्स अट्रैक्ट उसके ऊपर डाल रही है, जिस फोर्स के साथ उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, उसको वेट कहा जाता है। मीन्स वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स, ये वो बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब है वेट एक तरीके का बल है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी, उसको अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, उसको कहा जाता है वेट। और इसको जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, दैट वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, वेयर m इज अ मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द बॉल, एंड g is the acceleration due to gravity at that place। उस प्लेस पे जो acceleration due to gravity है, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो acceleration प्रोड्यूस हो रहा है उस प्लेस पर, ये वो g है। सो weight of a body is the multiplication of mass of the body into g। अब जैसे कि कहा कि मास जो है वो तो हर प्लेस पे सेम रहेगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए मैंने एक 5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो 5 kg का है। अब उस 5 kg के मास को चाहे मैं अर्थ पे रखूं या मून पे रखूं या किसी और प्लेनेट पे ले जाऊं या किसी और जगह पे ले जाऊं, इसका मास तो सेम का सेम ही रहेगा, ये 5 का 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट,
वेट अगर 5 केजी का वेट है, 5 केजी का उसका मास है, तो उसका वेट प्लेस टू प्लेस डिफर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस जी का अगर देखा जाए कि अगर 5 केजी के मास को अगर मैं मून पे लेके जाती हूँ तो वहां उसका वेट कुछ और होगा, अर्थ पे उसका वेट कुछ और होगा, और अगर उसको किसी और प्लैनेट पे लेके जाया जाए वहां उसका वेट कुछ और होगा। सो वेट इज अ डिफरेंट थिंग। वेट होता है जब मास ऑफ द बॉडी के ऊपर किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी की वजह से जो एक फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स की वजह से वो जो है वो नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ अर्थ अपना मतलब अर्थ उसको खींचती है, उसको कहा जाता है वेट। और ये जो वेट है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, और न्यूटन का जो सिंबल है वो एन है। जैसे जैसे जी की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे वेट भी वेरी करेगा। इसका मतलब है कि उस जगह पर जहां पे जी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इसका मतलब है कि वेट भी 0 हो सकता है। यस, दैट वेट कैन बी 0 बट मास कांट बी 0। किसी बॉडी का मास कभी 0 नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कुछ हो ही ना, कुछ क्वांटिटी ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी 0 बिकॉज जी कैन बी 0 एट सर्टन प्लेस। कहाँ जी 0 होता है? जी 0 होता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी 0 होता है। इसका मतलब है अगर किसी बॉडी को जिसका मास कुछ भी है, मान लीजिए वो 60 के उसका 60 केजी ही उसका मास क्यों ना हो, उसको सेंटर पे लेके जाया जाए अर्थ के, तो वहां उसका वेट 0 हो जाएगा। बिकॉज इन दैट केस मतलब मीन सेंटर पर, अर्थ के सेंटर में जो है वो जी की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही अगर प्लैनेट्स के बीच में लेके जाया जाए किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां भी वेट जो है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये कंडीशन क्या होती है? ये इन कंडीशन को कहते हैं भारहीनता। भारहीनता मतलब वेटलेसनेस। एक्चुअल में उसका मास 0 नहीं होता है, मास तो उसके अंदर होता है, लेकिन एक भारहीनता का अनुभव होता है क्योंकि वेट जो है वो 0 हो जाता है। अब मास कहाँ से मेजर किया जा सकता है? जैसे कि जो तराजू होते हैं वो मास देते हैं। वो किसी भी बॉडी का, एक मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उस पे जो उसका मास आ रहा है वो 10 केजी का आ रहा है। इसका मतलब है जो तराजू है, जो सिंपल जो बीम बैलेंस होता है, वो किसी बॉडी का मास देता है। जबकि वेट कहाँ से मेजर होता है? जो स्प्रिंग बैलेंस आपने देखे होंगे, जिसपे नीचे इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक हुक लगा होता है और एक हुक नीचे होता है जहां पे हम उसमें ऑब्जेक्ट को उसमें नीचे लटका देते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और वहां से जो पता लगता है वो आता है वेट। मींस जो स्प्रिंग बैलेंस जो किसी बॉडी का हमें मेजर देता है, दैट गिव्स द वेट। वो वेट देता है। क्यों? क्योंकि जितने फोर्स के साथ ये जो इसका स्प्रिंग है वो नीचे जाएगा, उतना ही वेट यहाँ पर हमें स्केल पे दिखाई देगा। इसका मतलब है जो स्प्रिंग बैलेंस से हमें जो क्वांटिटी मिलती है, जो हमें नंबर मिलता है, वो एक्चुअल में वेट का मेजर होता है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ कुछ इसके पॉइंट्स हैं वेट के। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मास इज स्केलर क्वांटिटी व्हाइल जो वेट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं कह रही हूं ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड में साथ में डायरेक्शन भी है। अब इस वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी? इसका एक्शन कहाँ होगा वेट का? इसका जो एक्शन होगा वेट का वो होगा डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड इसका एक्शन होता है। इसका जो इसका दैट मीन्स जो वेट एक्ट होता है, इसका जो इसकी डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज जी की वैल्यू वेरी करती है। वैल्यू ऑफ जी वेरीज। जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर पे और पोल पे जी की वैल्यू मींस वेरी कर जाती है, या किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां भी जी की वैल्यू अर्थ की वैल्यू से डिफरेंट होगी, वहां भी वेट ऑफ द बॉडी डिफरेंट हो जाएगा।
वेट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो, यस इट कैन बी जीरो। जहां उन जगहों पर जहां पे g की वैल्यू जीरो हो जाती है वहां पर वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। कुछ भी मास हो, चाहे इसका वो 100 kg का भी उसका मास क्यों ना हो, जैसे ही g जीरो होगा द वेट बिकम जीरो। whatever be the weight of the body on the surface of the earth, कितना भी वेट क्यों ना हो बॉडी का सरफेस पर, मतलब दैट मीन्स अर्थ पर, इट्स वेट बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। दैट इज द रीजन कि जो है भारहीनता और वेटलेसनेस का अनुभव होता है। नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब हम अगर मून की बात करें कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए वेट जो अर्थ पर है, ये मान लीजिए उसका 60 उसका न्यूटन का वेट है अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मून पे लेके जाया जाए सो मून पे इसका जो वेट है वो सिर्फ 10 न्यूटन का रह जाएगा। वाई? क्योंकि इससे पहले वीडियो में अभी हमने बताया था कि जो मून की ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 होती है। इसकी जो वैल्यू होती है मून की ग्रेविटी की वो 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी से। इसका मतलब है कि जो मून जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 1/6 ऑफ द अर्थ। जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रही है उससे 1/6 होगा। सो देयरफॉर व्हाट इज द वेट? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ और बाय द प्लेनेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स के साथ उसको अपने खींच रहा है, जब मून कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट, सो देयरफॉर उसका वेट भी वहां पे कम आएगा। सो लेट अस कम इसको एक बार इसको ड्राइव करके देखते हैं कि किस तरीके से ये इक्वेशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ? इन केस ऑफ मून it is given by g m into m divided by r. So what is m? M is the mass of the moon, and small m is the mass of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है। what is r? r is the radius of the moon. सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, और साथ में g क्या है? g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहेगी। अब ये था फोर्स, मींस जिस फोर्स से मून किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, दैट मींस इट इज इक्वल टू द वेट। मतलब मून पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड इट इज गिवन बाय द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। वो क्या है? जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर। अब देखते हैं अर्थ के केस में। अर्थ के केस में भी सेम थिंग, दैट इज एफ इज इक्वल टू जी। अब इस केस में जो मास है, जो अर्थ का मास है, वो मून के मुकाबले में 100 गुना है। इंटू एम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय आर, रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो द 4 टाइम्स ऑफ द मून, देयरफॉर 4r स्क्वायर। सो यहां से हम इनका दोनों का रेशो निकाल लेंगे, दैट इज WM डिवाइडेड बाय WE इज इक्वल टू G M इंटू M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्योंकि WE की वैल्यू दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ रही है, सो देयरफॉर ये अपोजिट हो जाएगी, 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय G इंटू 100m इंटू m। इसे कट आउट कर लीजिए, G से G कैंसिल आउट हो गया, M से M चला गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आ गया ये भी r स्क्वायर है, सो देयरफॉर r स्क्वायर से r स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 4, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब है 16/100। और ये जो रेशो आता है दैट रेशो इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
जो भी अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसका 1/6 वेट रह जाएगा मून पर, क्योंकि जो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के मुकाबले 1/6 है। वो क्यों है, उसकी ग्रेविटी कम क्यों है? उसका रीजन ये है कि एक तो उसका मास भी अर्थ के मुकाबले कम है और दूसरा उसका रेडियस भी अर्थ से कम है। सो देयरफॉर जो मून ग्रेविटी एक्सर्ट करता है वो भी कम है। सो दिस इज द रिलेशन। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. What is the mass of an object whose weight is 49 Newton? This is a simple question. Weight can be find out by the formula m into g. So mass of the object हमें given है, sorry, what is the mass of an object, वो हमें find out करना है. m we have to find out. हमें सिर्फ weight given है 49 न्यूटन और यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी 9.8. So substitute these data. So w divided by g is equal to m. So m can be find out by solving this equation. 49 Newton divided by 9.8 and you will get the answer in kg. A man weighs एक आदमी का जो वेट है वो 600 न्यूटन का है ऑन अर्थ. अर्थ पे उसका वेट 600 न्यूटन का है. व्हाट इज हिज मास? सबसे पहले उसका मास निकालते हैं, मतलब उसका मास कितना है उस आदमी का. दैट इज उसको हम निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू m इंटू जी, जहां पे हमें W गिवन है 600 न्यूटन इंटू m इंटू जी. जी की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 10 लेनी है. एक्चुअल में ये जो वैल्यूज गिवन होती है कई बार क्वेश्चन में भी गिवन होती है, इसको सिंप्लीफाई करने में और एग्जाम में इसको सॉल्व करने में आसानी होती है. दैट इज वाई समटाइम्स की वैल्यू 10 दी जाती है क्वेश्चन में, इंटू 10. सो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 60 kg. सो ये तो उस आदमी का आ गया मास. इफ ही वॉज टेकन टू द मून, अब उस आदमी को मून पे लेके जाया जाए, हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन का. अब उसका वेट हो गया, मतलब मून पे उसका वेट हो गया 100 न्यूटन का. वट इज हिज मास ऑन द मून? मास उसका मास क्या होगा मून पर? उसका मास सेम रहेगा, उसका मास 60 kg का 60 kg ही रहेगा, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे किसी और प्लेनेट पे हो, मास चेंज नहीं होगा. सो फर्स्ट तो आंसर हो गया. व्हाट इज हिज मास ऑन द मून? दैट विल बी द सेम, 60 kg का 60 kg ही रह जाएगा. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून? अब यहाँ पे हमें gm निकालना है. सो gm कैन बी फाउंड आउट बाय wm divided by m. So therefore find out the answer, 100 Newton divided by 60 and here is the answer. So ये जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा. आई थिंक ये 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is the answer of the question. This ends our video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप SSC CHSL और SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं और साथ में इनके MCQ भी डाले गए हैं. सो अगर आपने उनको नहीं देखा है सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियोज़ ऑल्सो. दिस आर करंट अफेयर पेज, दिस आर ट्विटर हैंडल लिंक और साथ में जो हमारा स्टडी ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.